गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द पेनिनसुलर ड्रेनेज। तुम्हारे को आजकल मैं ड्रेनेज सिस्टम करवा रही हूँ इंडिया का, जिसमें कि दो हमारे मेजर पार्ट्स रहेंगे, सब पार्ट्स हैं, द हिमालयन ड्रेनेज एंड द पेनिनसुलर ड्रेनेज। हिमालयन ड्रेनेज में देयर विल बी थ्री मेजर रिवर्स, इंडस रिवर सिस्टम, in Ganga river system and Brahmaputra river system that we have already covered. So today my topic is the peninsular drainage system of India. In this system we are going to divide it into two parts, west flowing rivers and east flowing rivers. These are the west flowing rivers and this is the east flowing river system. All these rivers which will flow into the east will fall, they all fall in Bay of Bengal and the west flowing rivers they fall in Arabian Sea. जो पूर्व की तरफ नदियाँ बहेंगी वो आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी, बंगाल की खाड़ी में, और पश्चिम की वाली अरब सागर में गिरती हैं। एंड द थिंग इज़ कि जब हम इसको पढ़ते हैं इसमें तीन तरह की नदियों का पैटर्न निकल कर आता है। एक पूर्व की तरफ बहने वाली महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, एक पश्चिम की तरफ बहने वाली जिसका नाम है मुख्य है नर्मदा तथा तापी, और एक उत्तर की तरफ बहने वाली जो मालवा के प्लेटू से निकलती है, जिसमें आपकी सारी चंबल, बेतवा, केन और आपकी सिंध, फिर सोन, दामोदर, ये सब नदियां हैं जो मैं पहले ही आपको करा चुकी हूँ, जो रिवर यमुना या गंगा में मिलती है। अब आता है कि आपके क्वेश्चंस क्या बनते हैं। देयर विल बी टू क्लियर कट क्वेश्चंस। वन इज राइट इन डिटेल अबाउट द हिमालयन रिवर सिस्टम या रिवर या ड्रेनेज सिस्टम। तो आप इन तीनों रिवर्स के बारे में लिखेंगे और उसमें ये भी मेंशन करेंगे। इफ़ देयर विल बी अ क्वेश्चन राइट अ डिटेल नोट ऑन एनी वन ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हिमालयन रिवर, देन यू विल राइट ईदर, जो अक्सर ऐसे आता है, तो आप या तो सिंधु नदी के बारे में या गंगा के बारे में या ब्रह्मपुत्रा के बारे में अलॉन्ग विद द ट्रिब्यूटरीज लिखेंगे, उनकी सहायक नदियों के साथ। इफ़ देयर विल बी अ क्वेश्चन राइट अ डिटेल नोट ऑन द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, तो आप इनके बारे में लिखेंगे। वेस्ट के लिए इसके बारे में लिखेंगे। लेकिन अक्सर कैसा आता है कि दक्षिण के पठार में बहने वाली नदियों के बारे में या दक्षिण के पठार के अपवाह तंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए। तो आप ये सारा लिखेंगे, एक, दो और तीन। उसके बाद अब हम जब इसको जनरल पढ़ते हैं, मेरे से अगर आप पूछते हैं कि मैडम हिमालय पर्वत की नदियों के बारे में और दक्षिण के पठार की, दक्षिण का जो पठार है हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, उसकी नदियों का क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो मैं बताऊंगी ये नदियाँ बहुत बड़ी हैं, ये नदियाँ साइज़ में छोटी हैं। इनमें पूरा साल पानी रहता है, इसमें सारा साल पानी नहीं रहता है, सीजनल पानी रहता है। ये नदियाँ जो हैं ये यंग है, ये नदियाँ बहुत मेच्योर हो चुकी हैं। ये नदियाँ हैं, इनमें ये बहुत ज़्यादातर सारे बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं, ये नदियाँ कम बड़ा डेल्टा बनाती हैं, और इधर वाली तो डेल्टा ही नहीं बनाती हैं। ये वाली नदियाँ हैं, इनको जैसे मैंने कहा बहुत बड़े खड्ड बनाती हैं, ये खड्ड नहीं बनाती हैं, ये नेविगेशन के लिए यूज़ की जाती है, ये नेविगेशन के लिए यूज़ नहीं की जाती हैं। तो उसके अलावा ये जो है आपका, जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे जो आपका दक्षिण के पठार के, तो जब हम इसकी रिवर्स का बताते हैं तो मैं यहाँ पर एक महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापी, 6 इसकी मुख्य नदियाँ जिनके बारे में हम करेंगे। तो ये जो आपकी जब बात आती है कि प्रायद्वीपीय पठार की एवोल्यूशन, नदियों की उत्पत्ति कैसे हो, कैसे चली, या उनकी नदियों के बारे में आप पुराना क्या जानते हैं, तो हमारा जो ये सहाद्री, जिसको हम पश्चिमी घाट या वेस्टर्न घाट्स कहते हैं, और ये अरावलीज, दिस इज़ द मेन वाटर शेड। मैंने आपको पहले भी बताया है, वाटर शेड वो जगह होती है, ऊंचा पर्वतीय पठार, जहाँ से नदियाँ दो तरफ बढ़ जाती हैं, एक इस तरफ चली जाती हैं, एक इस तरफ। जैसे कि ये कुछ नदियाँ इधर बहने लगती हैं, कुछ सिंधु, इंडस, सतलुज और आपकी ब्रह्मपुत्रा उस तरफ बह रही हैं, बाकी गंगा, यमुना, ये सारी इधर बह रही हैं, जितनी भी आपकी वाली नदियाँ हैं। इसी तरह से ये जो है कुछ इधर चली गई, कुछ इधर चली गई, तो इसको वाटरशेड कहते हैं। अब क्या है, जो आपका ये वाटरशेड है, ये पहले ऐसा नहीं था। जो ज्योग्राफर्स का सोचना है वो ये मानना है कि ये हमारा वाटरशेड बिल्कुल सिमेट्री में था, बीच में था। जैसे कि मान लीजिए इस तरह से ये वेस्टर्न घाट, और इससे नदियाँ दोनों तरफ निकल रही थी। लेकिन
कुछ टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ को मेरे को अभी हिंदी में नहीं पता, भ्रंश या जो प्लेट्स का टकराना या जो अर्थ में मूवमेंट्स होती हैं, तो उसके कारण जो ये आपका इधर वाला जो हिस्सा था काफ़ी सारा ये टूटकर और नीचे पानी में सबमर्ज हो गया, जिसके कारण बैलेंस, सिमेट्री बिगड़ गई, बैलेंस बिगड़ गया। और ये जो कभी बीच में हुआ करता था, क्योंकि अब बहुत सारा हिस्सा ये नीचे गिर गया, तो ये हमारा जो पश्चिमी घाट है वो इधर आ गया, बैलेंस नहीं रहा, यानी कि ज़्यादा हमारा इधर स्पेस बच गया और कम यहाँ पर बच गया। किसी टाइम पर अगर आप ऐसे बनवा कर देखें तो मैं कहूँगी इस तरह से हुआ करता होगा हमारा पूरा घाट, ये सॉरी दक्षिण का पठार, जिसमें से सारा का सारा पानी में चला गया और अब हमारे पास ये पठार निकल कर आता है। और ये जो कभी सेंटर में था अब वो आपका साइड में रह गया है। उसके बाद थोड़े से टर्शरी एज में फिर से प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हुई, जिसके कारण कि दो ब्लॉक माउंटेन्स विंध्या और सतपुड़ा आ गए और बीच में उसके घाटी रिफ्ट वैली बन गई, भ्रंश घाटी बन गई, जिसमें एक में बहती है नर्मदा और एक में बहती है तापी। अब इसका तीसरा लोगों का सोचना है कि जब हिमालय पर्वत में सैगिंग या बेंडिंग हुई नॉर्थ ऑफ पेनिनसुला की, तो ये जो नॉर्थ वाला पेनिनसुला था ये ऊपर की तरफ ऐसे उठ गया, तो ये पर्वत बन गए और ये बीच में जो जगह थी यहाँ पर आपकी नर्मदा की घाटी बन गई। इन सब से हमारे को जो मैंने आपको 3 कारण बताए हैं, पहला टूटकर नीचे गिर जाना, नंबर 2 पर टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण आपका इनका बनना, और नंबर 3 पर हिमालय पर्वत के कारण यहाँ पर बीच में भ्रंश घाटी का आना, इसके ये सब हमें एक्सप्लेन करता है सबसे पहले कि यहाँ पर ये इतना स्टीप घाट क्यों खड़ा है, इसकी जो वेस्टर्न स्लोप है वो सीधी क्यों खड़ी है, क्योंकि यहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई है। यहाँ पर नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं, एस्टुरी बनाती हैं। क्यों बनाते हैं? डेल्टा के लिए नदियों को बहुत लंबा चैनल्स में बंटना पड़ता है, आगे डिस्ट्रीब्यूटरीज में बंटना पड़ता है। यहाँ पर वो सीधा जाकर फटाफट समुद्र में, बे ऑफ बंगाल, सॉरी आपका गल्फ ऑफ खंबात में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती हैं। तो ये जो इसकी कुछ रीजंस हैं जो हमें समझाते हैं कि क्या क्या कारण है कि हमारा ये टेक्टोनिक एक्टिविटी रही होंगी और पेनिनसुलर इंडिया जो है उसमें हमारा ये क्यों डेल्टा नहीं बनते हैं, एस्टुरी क्यों बनती हैं और ये क्यों सीधा खड़ा है। अगर मेरे से कोई पूछेंगे तो मैं बताऊंगी कि दीज रिवर्स आर मच मच ओल्डर देन द हिमालयन रिवर्स। नंबर 1, दे आर वेरी मैच्योर, बहुत पुरानी बूढ़ी हो चुकी हैं। इन्होंने अपने सारे एरिया को काट काट कर ऑलमोस्ट दे हैव लेवल्ड इट डाउन टू द हेड, इसका जो आपका आता है, यानी कि ये इरोजन की एक्सट्रीम पर पहुंच चुके हैं। अब इनके में सिनाइल टोपोग्राफी है। सिनाइल का मतलब होता है बूढ़ा, यानी अब यहाँ पर जो ये ऊपर से कूद रही है, खड बना रही है, यू शेप वैली बना रही है, वी शेप वैली बना रही है। उसके बाद ये आपकी बहुत ज़्यादा रिवर मेंडरिंग कर रही हैं, ये ऑक्सबो लेक बना रही हैं, ये फ्लड्स ला रही हैं। वो सारी नई रिवर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें बहुत कम फ्लड्स आते हैं, थोड़े बहुत गोदावरी में बहुत कम फ्लड्स आते हैं। इसमें ये ज़्यादा रिवर मेंडरिंग नहीं करती हैं, ये बहुत स्लो स्पीड पर चलती हैं और यहाँ पर आपको कोई भी बहुत गहरी घाटियाँ नहीं मिलती हैं। ये खुला, लंबा, ढीला, आराम से बहती हैं। सिर्फ यहाँ पर आपको वाटरफॉल्स मिलते हैं, जैसे जोग फॉल हो गया, आपका धुआंधर हो गया, धौलाधर हो गया। वो सारे वो फॉल्स हैं जो हमें बताते हैं कि इस वाले पूरे एरिया में फिर से 1-2 बार पेनिनसुलर प्लेटू में उतार चढ़ाव हुए थे, जिसके कारण से कुछ एरिया ऊपर उठा, नदियों को ऊपर उठना पड़ा और फॉल बना। तो जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ का जो लेटेस्ट एविडेंस है वो हमारे को वाटरफॉल्स की तरफ इंडिकेट करता है। इसके बाद आपका हम अब इसको बात करेंगे, जो मैंने आपको बोला शिव समुद्रम है, महाबलेश्वर है, ये शारावती पे जोग फॉल है, ये सारे वो हैं जिनसे पता चलता है सुपर इम्पोज्ड या रीजुविनेटेड। सुपर इम्पोज का मतलब होता है एक चीज़ के ऊपर दूसरी को चढ़ा देना, यानी पहले एक टोपोग्राफी चल रही थी, उबड़ खाबड़ होकर उसके ऊपर नई टोपोग्राफी आ गई। रीजुविनेशन का मतलब होता है दोबारा से जवान हो जाना, नया हो जाना। यानी एक नदी बूढ़ी होकर चल रही थी, एकदम से उसमें बीच में उबड़ खाबड़ होकर ज़मीन ऊपर उठ गई, धरातल ऊपर उठ गया। तो नदी में आपको पता है जैसे ही नदी को ढलान मिलेगी, एक
या नदी को ज़्यादा पानी मिलेगा, दोनों से एकदम उसमें जवानी आ जाएगी, फ्लो आ जाएगा। तो जैसे ही वो ऊपर उठेगी उसके नीचे का धरातल नदी में स्पीड आ जाएगी, तो शी विल बी रीजुविनेटेड एट दैट टाइम। तो ये आपको जो सारा इसका मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम बात करेंगे नदियों को, दोनों को हम कैसे पढ़ेंगे। इस तरफ की को हम कहते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और इधर वाली को हम कहते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो जो आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं उनमें सबसे पहली का नाम है महानदी। जो महानदी के बारे में हम बात करेंगे तो ये एक मैं आपको और बता दूं कि जितनी भी ये वाली नदियां हैं जिसमें नर्मदा है, तापी है, इधर आपकी चंबल बेतवा केन है, या आपकी इधर सोन नदी है, महानदी ज़्यादातर मध्य प्रदेश के एरिया से निकलती है। तो ये दंडकारण्य यानी कि ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट में से, और ये उड़ीसा में से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये आप इसका डेल्टा देख रहे हैं। इसकी जो टोटल एरिया है वो है 1,41,600 स्क्वायर किलोमीटर। मैं आपको फिर बताती हूँ, वो पूरा बेसिन ये वाला, जिसमें से कि खुद महानदी और उसके साथ की आपको दिख रही है जितनी भी उसके साथ की सहायक नदियां हैं, जितने एरिया में से वो बहेगी, ये भी महानदी, ये भी यहाँ पर महानदी का आपने दिखा रखा है, ये भी महानदी, ये भी महानदी यहाँ से निकल कर आ रही है, ये यहाँ से निकल रही है, तो ये जबलपुर के पास है ऐसे करके। तो ये जितना भी एरिया है उसको इसका ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। यानी जहाँ जहाँ से इसकी नदियों की सहायक नदियों के आगे सहायक नदियाँ पानी को इकट्ठा करती है, कैचमेंट एरिया वो सारा का सारा, तो जहाँ से बहकर आती है पूरे एरिया को ड्रेन करती है उसको बेसिन एरिया कहते हैं। वो 1,41,600 स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी अपने आप में लंबाई 857 किलोमीटर है। इसमें आपकी हसदो, मंद, एब है जो लेफ्ट तरफ की इसकी महानदियाँ हैं, में ज्वाइन करती हैं इसकी नदियाँ, और साथ में ऊंग, तेल, जोंग के सारे हैं, ये राइट साइड की नदियाँ हैं। और ये खुद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और महाराष्ट्र 5 स्टेट्स में से कहीं ना कहीं से होते हुए ये जाकर बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और इसमें एक बहुत ही फेमस बांध बना हुआ है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। तो ये आप महानदी के बारे में बताएंगे, आपको ये दिख रहा है, ये यहाँ से निकलती है छत्तीसगढ़ में से और जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दूसरी नदी का नाम है गोदावरी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है, इसको वृद्ध गंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया सब नदियाँ इससे कहीं ज़्यादा बूढ़ी हैं, तो इसको वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ये उतनी ही पवित्र मानी जाती है जितनी कि हमारे यहाँ पर गंगा नदी। जिस तरह से हमारे यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाता है गंगा में जाकर, साउथ में गोदावरी में किया जाता है। अभी अगर कभी आपको मौका मिलेगा नर्मदा में जाने का, जो मैंने पिछली बार, मैं काफ़ी सालों से हर दिसंबर में नर्मदा रिवर के आसपास हम कहीं ना कहीं जबलपुर वगैरह से जंगलों में जाते हैं, तो नर्मदा के हमें, क्योंकि वो रिवर ऐसे हम उसको सिर्फ रिवर की तरह देखते हैं, जबकि आप कभी भी गंगा को क्रॉस करेंगे तो आप में जितने भी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं सब नमस्ते करेंगे। गंगा का आपको आरती है, गंगा का मंदिर है, उसी तरह से नर्मदा की भी आरती है, नर्मदा का भी मंदिर है, नर्मदा को भी माता माना जाता है। नर्मदा को भी क्रॉस करते हुए सारे ड्राइवरों सब हाथ जोड़ते हैं। वो अलग बात है कि हमारी आस्था, क्योंकि हम नॉर्थ इंडियन से गंगा में है, नर्मदा में नहीं है। उसी तरह से गोदावरी को बहुत ही ज़्यादा श्रद्धा से माना जाता है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और ये नासिक यानी महाराष्ट्र में नासिक के 80 किलोमीटर घाट से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर से निकलती है। ये देखें, ये आपकी गोदावरी रिवर है ये वाली, और ये यहाँ से निकलती है नासिक, यहाँ से पूरा ये लंबा कवर करके जाकर यहाँ पर गिरती है। ये पूरा, इसके आपको देखकर पता चल रहा है कि ये नाम तो महानदी का मतलब बहुत बड़ी नदी, लेकिन असल में गोदावरी सबसे बड़ी नदी है। ये पूरा आपको दिख रही हैं अगर, तो ये सारी की सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। ये बहुत बड़े एरिया को ड्रेन करती है। जो इसका टोटल एरिया है वो है 3,12,800 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से लगभग 50% अकेला महाराष्ट्र में पड़ता है, बाकी मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसकी जो मांजरा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके अलावा पैनगंगा, वृद्ध गंगा, वेन गंगा, वर्धा, इंद्रावती, प्राणिता, साबरी, ये सारी की सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 1,465 किलोमीटर। आपको पता चल रहा है इसको देखकर ही, इसकी ड्रेनेज एरिया को देखकर, इसकी लंबाई को देखकर 1400
65 किलोमीटर लंबी नदी है कि ये बहुत बड़े एरिया को कवर करती है और बहुत लंबी नदी है जिसको कि हम गोदावरी कहते हैं। ये आकर फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और साथ में ये अपने डेल्टा इसके साथ ज्वाइन करती है कृष्णा नदी। जो कृष्णा नदी है ये जो है लगभग गोदावरी के साथ मिलकर 4600 स्क्वायर किलोमीटर का डेल्टा बनाती है। और मैंने आपको पहले भी बताया ये डेल्टा अगर आप देख रहे हैं तो इस समुद्र में 35 किलोमीटर अंदर तक घुस गया है। यहाँ पर ये जो पूरा जो डेल्टा है ये जहाँ पर आपको मछलीपट्टनम वगैरह पोर्ट भी दिखाई दे रहा है, ये दोनों डेल्टा मिलकर 4600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं और ये समुद्र में 35 किलोमीटर तक अंदर घुसा हुआ है। ये दक्षिण भारत की कृष्णा सेकंड लार्जेस्ट, पहली गोदावरी, नंबर 2 पर कृष्णा। ये भी अगर आप देखेंगे, ये देखें, ये यहाँ से बहुत बिल्कुल वेस्टर्न घाट के पास से निकलती है और ये महाबलेश्वर के पास से एक झरना है जिसमें से निकलती है। इसकी टोटल लंबाई 1400, उसकी 1465, इसकी 1400। ये भी बहुत बड़ी नदी है और इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तीनों से निकलती है। कोयना जो है वो इसकी एक बहुत कोयना है, फिर घाट प्रभा है, महाप्रभा है, भीमा है, तुंगभद्रा है, मूसी है, ये सारी की सारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। मूसी रिवर वो रिवर है जिसके ऊपर हैदराबाद बसा हुआ है। उसके अलावा कोयन जो आपका मैंने बोला कोयना रिवर है, उसके ऊपर बहुत ही फेमस डैम है जो फ्लड्स के लिए भी, उसमें इतनी ज़बरदस्त फ्लड आई थी कि पूरा अर्थक्वेक आ गया था वहाँ पर डैम के उस पर। और जो कृष्णा है वो 2,58,948 स्क्वायर किलोमीटर का उसका ड्रेनेज बेसिन है। आपको आइडिया लग रहा है इन एरियाज़ को देखकर ही, इनकी लंबाई को देखकर, इनके कवर किए हुए एरिया को देखकर कि काफ़ी बड़ी नदियाँ हैं। लेकिन जब आप इनको कंपैरिजन करते हैं ब्रह्मपुत्रा से 2900 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर, तो उसके हिसाब से सिर्फ 1465 और 1400 है, तो उनकी हाफ ही पड़ती है। अगर आप देखेंगे ब्रह्मपुत्रा से ये पूरी आधी है दोनों नदियाँ लंबाई में। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी हैं। जैसे मैंने आपको बोला तुंगभद्रा 2 रिवर है, एक का नाम है तुंग, एक का नाम है भद्रा, दोनों मिलकर फिर ये तुंगभद्रा के नाम से रिवर है। इसकी सहायक बहुत प्रमुख इसकी सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा की सहायक नदियाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बी इट तुंगभद्रा, बी इट कोयना, बी इट आपकी भीमा, घाट प्रभा, महाप्रभा। और इसके अलावा ये जो नदियाँ हैं कृष्णा अपने आप में भी बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है। उसके बाद आपकी लास्ट जो इसकी मेन इंपॉर्टेंट रिवर है उसका नाम है कावेरी रिवर। कावेरी की अगर आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा 2 नंबर का जिसका नाम है कावेरी रिवर बाकी सभी पश्चिम में बहने वाली ईस्ट में बहने वाली नदियों से अलग क्यों है, या व्हाट इज़ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कावेरी रिवर, तो आप बताएंगे कि कावेरी एक अकेली ऐसी दक्षिण भारत की नदी है दैट इज़ पेरिनियल, यानी जिसमें सारा साल पानी रहता है। हाँ, एक और मैंने शायद आपको बताया नहीं, ये सारा बर्फ़ से और बारिश के पानी से चलती हैं नदियाँ। ये सिर्फ बारिश के पानी से चलती हैं, सिर्फ बारिश का पानी। आपको पता है भारत में मानसून है वो कुछ 3 से 4 महीने तक लिमिटेड होता है, इसलिए यहाँ पर 5-6 महीने के बाद ये बारिशों के बाद थोड़े सर्दियों के आते आते तक ये सूख जाती हैं। गर्मियाँ पूरी गर्मी सूखी रहती हैं, फिर बारिश में आती हैं, सर्दियों तक चलती हैं, फिर सूख जाती हैं। लेकिन कावेरी ऐसी नदी है जो पूरा साल पानी से भरी रहती है क्योंकि इसमें दोनों बार यानी कि आपकी जाती हुई साउथ ईस्ट मानसून्स और आती हुई साउथ वेस्ट मानसून्स और आती हुई नॉर्थ ईस्ट मानसून्स दोनों यहाँ पर बारिश करती है, गर्मियों में भी और सर्दियों में। That's why it's so important, and the most important part is that most of his almost 90 to 95% of his water is either navigable or it is used for irrigation or it is used for hydroelectricity। तो ये बहुत जितना कि कावेरी के पानी को यूज़ किया जाता है, भारत की किसी भी रिवर के पानी को इतना अच्छे से टैप नहीं किया गया है, यूज़ नहीं किया गया है। कावेरी एक अकेली रिवर है जिसमें हमने मैक्सिमम यूज़ ऑफ वाटर किया है, इरिगेशन में, नेविगेशन में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में, ड्रिंकिंग वाटर में। तो कावेरी है वो हालांकि छोटी रिवर है, उसकी अगर आप मेरे से पूछते हैं तो इसकी सिर्फ 800 किलोमीटर लंबाई है।
ये वेस्टर्न घाट से निकलती है, ब्रह्मगिर रेंज से निकलती है, बे ऑफ बंगाल में कावेरी पट्टनम के पास गिरती है। टोटल एरिया इसका 87,900 स्क्वायर किलोमीटर ड्रेनेज एरिया है। केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु को क्रॉस करती है। इसकी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है उसका नाम है काबिनी, उसके बाद अमरावती, हेमावती, शिमशा, ये सारी इसकी मुख्य रिवर्स हैं इसमें। लेकिन ये बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है, इसको भी दक्षिण की गंगा के नाम से पुकारा जाता है। तो ये आपकी मैंने 4 बड़ी रिवर्स, उसके अलावा स्वर्ण रेखा एक है, एक ब्राह्मी है, ये आपकी कुछ और रिवर्स हैं जो कि ये झारखंड में अपर, ये ब्राह्मी अपर कोयल के नाम से भी जानी जाती है। स्वर्ण रेखा ये दूसरी रिवर है। तो ये आपका ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स का पार्ट खत्म हो गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि राइट अ डिटेल नोट ऑन द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, रिवर ड्रेनेज बेसिन ड्रेनेज सिस्टम, तो आप बताएंगे कि नाइल टोपोग्राफी है, पुरानी है, मैच्योर हैं, फ्लड नहीं लाती हैं, आधा साल बहती हैं, आधा साल सूखी रहती हैं, इनमें नेविगेशन बहुत कम होती है, इसमें सिर्फ बारिशों का पानी आता है, ये बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं बनाती हैं, इसमें टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई है। लेटेस्ट टेक्टोनिक एक्टिविटी के बारे में हमें कुछ प्रमुख फॉल्स दिखाई देते हैं, जलप्रपात बनते हैं, और फिर आप उनमें इन 4 के बारे में बताएंगे और 2 का नाम लिखेंगे। अब हम बात करते हैं ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की, पश्चिम की तरफ बहने वाली रिवर्स की। इसमें 2 मुख्य हैं, एक का नाम है नर्मदा तथा दूसरी का है तापी। जो नर्मदा रिवर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, जबलपुर के बाद से मैकाल रेंज से निकलती है, आपको देखकर पता चल रहा है। इसके ऊपर विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में इसके सतपुड़ा रेंज है। ये दोनों के बीच में, दोनों पर्वतों के पैरेलल चलती है, ये रिफ्ट वैली में चलती है। सिर्फ 2 ही ऐसी रिवर्स हैं, नर्मदा तथा तापी, जो कि रिफ्ट वैली से चलती हैं। ये वो 2 अकेली रिवर्स हैं जो अपनी वैली खुद नहीं बनाती, अपनी घाटी, ये भ्रंश घाटी में से गुजरती है। ये आपका पक्का 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी किन्हीं 2 नदियों के बारे में बताएं जो पश्चिम में गिरती हैं, अरब सागर में, दक्षिण भारत की नदियाँ। किन्हीं ऐसी 2 नदियों के बारे में बताएं जो भ्रंश घाटी से गुजरती हैं। वो कौन सी नदियाँ हैं जो अपनी घाटियाँ खुद नहीं बनाती हैं, तो आप लिखेंगे नर्मदा तथा तापी। अब आप इनके बारे में बताएंगे। ये जो है अमरकंटक का प्लेटू है, उसमें से निकलती है, मध्य प्रदेश में से 1310 किलोमीटर बहती है, जिसमें से ये मुख्य रूप से 90% तो ये सिर्फ मध्य प्रदेश में से ही बहती है। टोटल 1078 किलोमीटर, 160 किलोमीटर ये गुजरात में से बहती है, 32 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर को बनाती है, और 40 किलोमीटर ये महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर को बनाती है। यानी ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश के लिए, उसके अलावा महाराष्ट्र के लिए और गुजरात के लिए, 3 स्टेट्स में से होकर निकलती है। टोटल एरिया जो इसका है वो है 98,795 स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो है नर्मदा, मैंने जैसे बताया, ये फेमस है वाटरफॉल्स के लिए और बहुत ही सीनिक व्यू बनाती है। कैसे कि जब नर्मदा जबलपुर के पास पहुंचती है, वहाँ पर सारी मार्बल रॉक्स हैं, संगमरमर की सफ़ेद पत्थर हैं, उनके ऊपर से जब नर्मदा चलती है तो उछल उछल कर चलती है, कूदते हुए चलती है, स्टेयर्स दिखती हैं, ऐसे लगता है जैसे कि इसके घाट, वहाँ पर नर्मदा के घाट हैं, और ये कूदते हुए उन पर उछलते हुए चलती है, बहुत सारे फॉल्स बनाती है, जिसमें सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट फॉल है धुआंधार फॉल, यानी कि मिस्ट फॉल। धुआं इतना ज़्यादा तेज़ी से गिरती है कि आसपास सारा धुआं फैल जाता है, बहुत सुंदर फॉल माना जाता है जबलपुर का। तो ये इसकी जो, उनमें बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, अगर आप जाएंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे तो आपको देखकर पता चलेगा कि सारी वाइट रॉक्स हैं, उनके बीच में से नर्मदा बहुत तेज़ी से बह रही है और उछलते हुए चलती है। तो ये इसकी एक खासियत है। नंबर 2 पर ये भ्रंश में से निकलती है, नंबर 3 ये अमरकंटक के पठार से निकलती है, नंबर 4 मध्य प्रदेश में ये 90% उसमें ही से निकलती है, नंबर 5 की दोनों नदियाँ वो हैं, आप देख भी रहे हैं, ये डेल्टा नहीं बनाती हैं क्योंकि इनके आसपास सारी तरफ हिल है। और नर्मदा की एक और खासियत है कि इसकी बहुत कम ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी सहायक नदियाँ ना के बराबर हैं भी, तो जैसे बंजर एक छोटी सी नदी है, छोटी छोटी नदियाँ इसकी 3-4 जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, नहीं तो नर्मदा की कोई सहायक नदी ही नहीं है, क्योंकि ये आसपास से इतने पहाड़ों से घिरी हुई है कि इसको कोई नदी आकर ज्वाइन नहीं करती है, और ये अचानक से जाकर पूरा समुद्र में गिर जाती हैं बिना डेल्टा का निर्माण करे। डेल्टा तब बनेगा जब नदी बहुत सारे भागों में बट जाएगी।
ये ऐसा कुछ नहीं करती हैं, दोनों नदियाँ हैं। ये आपके आ सकता है कि ऐसी कौन सी 2 नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, तो आप इनका नाम लिखेंगे। तो आपके बारे में अगर आ जाता है कि नर्मदा तथा तापी नदियों की कुछ विशेषताएं बताएं, तो मैंने आपको बहुत सारी बता दी हैं। उसके बाद आता है आपका तापी। इसमें जो तापी है, वैसे भी जो नर्मदा है ये वेस्ट में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तापी है वो छोटी सी नदी है 724 किलोमीटर की। इसको इसकी ट्विन यानी कि जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसको इसकी हैंड मेड भी कहा जाता है, यानी साथ चलने वाली। तापी का दूसरा नाम ताप्ती भी है। तो ये पैरेलल चलती है, सतपुड़ा के नीचे चलती है। जैसे ऊपर पहले सबसे पहले विंध्याचल पर्वत, फिर नर्मदा, फिर सतपुड़ा पर्वत और फिर तापी नदी। जो तापी है वो 65,145 स्क्वायर किलोमीटर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में से कवर करती है। और ये जो है पूर्णा, गिरना, बोरी, पंजरा, अनार, ये इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। उसके अलावा अगर कहने को मैंने सिर्फ 2 नदियों के नाम लिए हैं, लेकिन पश्चिमी घाट पर बहने वाली हमारे पास लगभग 600 बड़ी और छोटी नदियां हैं जो पश्चिमी घाट पे से गिरती हैं। बाकियों को तो आप सोच ही नहीं सकते। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो हिमालय पर्वत में कहीं ज़्यादा बड़ी नदियां संख्या में और साइज में हैं। दक्षिण भारत में संख्या में और साइज में कम नदियां हैं। तब भी आप देखें कि सिर्फ वेस्टर्न घाट पर सिर्फ 600 के करीब छोटी छोटी नदियां हैं जो जाकर गिरती हैं, कुछ बड़ी नदियां हैं। तो इसमें एक लूनी रिवर है जो आकर गिरती है। और मैंने आपको एक आपकी मांडवी रिवर है, एक ज्वारी रिवर है, ये गोवा की रिवर्स हैं। यहाँ पर पेरियार है जो जाकर नीचे जाकर गिरती हैं। तो ये सारी की सारी आपकी बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ हैं जो वेस्टर्न घाट में से जाकर आपके अरब सागर में गिरती हैं। इसके बाद आपकी तीसरा जो इसका सिस्टम मैंने बताया है, ये वाला जो आप पहले से कर चुके हैं, मैंने करा दिया, मैं दोबारा नहीं कराऊंगी। तो ये आपका एक चैप्टर खत्म होता है जिसका नाम है द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। जैसे मैंने बोला था, ये एंटीसीडेंट है, ये कॉन्सिक्वेंट है, ये नई है, ये पुरानी है, ये फोल्ड में है, ये बिल्कुल सिनाइल टोपोग्राफी में हो चुकी है, ये 2 फॉल्ट है, ये बहुत बड़ी मात्रा में पानी लाती हैं, ज़्यादा लंबी हैं, ये छोटी हैं, ये नेविगेशन के लिए नहीं है, ये पूरी साल चलती हैं, ये आधा साल बारिशों में चलती हैं, उसके बाद ये बहना बंद कर देती हैं। तो ये आपका एक पूरा चैप्टर ख़त्म हुआ, द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। और अगर आपसे पूछेंगे कि नदियों के क्या लाभ हैं, क्या यूज़ है, आपको सारे आते हैं कि हम फिशिंग के लिए, टूरिस्ट के लिए, इरिगेशन के लिए, ड्रेनेज सिस्टम के लिए, आपके नेविगेशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम सारा नदियों के पानी को यूज़ करते हैं। और आपको इससे ये भी पता चलेगा कि भारत में देखकर भी पता चल रहा है बेहिसाब नदियाँ हैं, लेकिन हम उनको सही से यूज़ नहीं करते, या हमने उनको ख़त्म कर दिया है, उनको पॉल्यूट कर दिया है, उनके पानी को हम सही से यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर पानी की इतनी समस्या है। तो ये आपका एक चैप्टर ख़त्म हुआ, एक टॉपिक ख़त्म हुआ, पहली यूनिट। दूसरा टॉपिक, अब जो हम तीसरा मैं टॉपिक शुरू करूँगी वो मैं देखूँगी या तो क्लाइमेट शुरू करूँगी मोस्ट प्रोबेबली, या फिर हम सॉइल शुरू करेंगे। अब आपका जो इसका काम है वो यही काम है। मैं आपको कुछ टेबल्स भी डाल दूँगी कि आप, एक क्वेश्चन बनता है हिमालय पर्वत और दक्षिण भारत की नदियों का कंपैरिजन, एक क्वेश्चन बनता है पूर्व तथा पश्चिम में बहने वाली दक्षिण भारत की नदियों का कंपैरिजन, एक क्वेश्चन बनता है इनकी सारी नदियों के बारे में, जो टेबल्स बनेंगी आपकी, कि आप इसमें उनकी डिटेल बताएं कि वो कहाँ से निकलती हैं, कितनी लंबी है, कितना कैचमेंट एरिया है, ड्रेनेज बेसिन है, कहाँ गिरती हैं और उनकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो उसकी टेबल बनेगी और आप इस सब के बारे में डिटेल में लिखेंगे। थैंक यू।